नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। तो मित्रों, आज से हम देखेंगे इतिहास के बारे में। तो आज सबसे पहले हम देख रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। तो प्राचीन भारत के इतिहास में आज हम देखेंगे धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में। तो धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ के स्रोत क्या क्या हैं उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का विवरण और चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो ये हैं मित्रों आपके धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ के स्रोत, तो ध्यान में रखेंगे आप लोग। तो उसमें सबसे पहले देखते हैं धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में। तो धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है धार्मिक ग्रंथ और दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ में वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण, वेदांग, उपनिषद, स्मृति ग्रंथ, धर्मश्रुत, अरण्यक, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य आते हैं। लेकिन मित्रों, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य को छोड़ करके इन्हें वैदिक साहित्य कहा जाता है। अर्थात वैदिक साहित्य के अंतर्गत आपका वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण, वेदांग, उपनिषद, स्मृति ग्रंथ, धर्मसूत्र और अरण्यक आते हैं। वही बात करते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में। तो ऐतिहासिक ग्रंथ में आप देखेंगे कि अर्थशास्त्र पुस्तक है जिसकी लेखक कौटिल्य है। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कल्हड़ हैं। चचनामा के अली अहमद लेखक हैं। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। गार्गी संहिता के लेखक कात्यायन हैं, जबकि महाभाष्य के लेखक पतंजलि हैं। तो मित्रों, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं वेद के बारे में। भारत का सर्वप्राचीन जो ग्रंथ माना जाता है वह वेद माना जाता है। तो यहाँ से हर एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान से देखेंगे। वही बात की जाए कि वेदों के जो संकलन करता है वो कौन है, तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी हैं। अगर पूछा जाए कि वेदों की कुल संख्या कितनी है मित्रों, तो वेदों की कुल संख्या 4 है। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। तो वेदों में सबसे पहले देखते हैं मित्रों ऋग्वेद के बारे में। सबसे पहला प्रश्न आपका यह बनता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है। ऋग्वेद का अर्थ क्या होता है? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह। ऋग्वेद को कई रूपों में बांटा गया है। अगर ऋग्वेद का विभाजन हम करते हैं तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। तो प्रश्न आपके सीधे बन जाते हैं कि ऋग्वेद में कुल मंडलों की संख्या कितनी है, तो 10। अगर यही पूछा जाए कि ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या कितनी है, तो 1028 सूक्त हैं, जबकि ऋग्वेद में कुल ऋचाओं की संख्या 10,462 ऋचाएँ हैं। 10,462 ऋचाओं में मित्रों इंद्र के लिए 250 ऋचाएँ हैं, जबकि अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का वर्णन मिलता है। वही बात की जाए कि ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषियों को कहा जाता है, तो होत्री कहा जाता है। तो ये प्रश्न कई बार आपके हर एग्जाम में पूछे गए हैं कि ऋग्वेद को जो पढ़ता है ऋषि उसको क्या कहा जाता है, तो होत्री कहा जाता है। अब देखते हैं कुछ जानकारियों के बारे में। तो आर्यों की राजनीतिक प्रणाली की जानकारी हमको ऋग्वेद से मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित तीसरा मंडल, अर्थात ऋग्वेद में जो 10 मंडल है मित्रों, उसमें जो तीसरा मंडल है उसकी रचना विश्वामित्र ने की है। और इसी तीसरे मंडल में ही सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का वर्णन हमें मिलता है। अर्थात आप देखे होंगे जो गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः, इसका वर्णन हमें ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। और ऋग्वेद का तीसरा मंडल किसको समर्पित है, तो सूर्य देवता अर्थात सावित्री को समर्पित है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन हमें मिलता है, जिसे खील कहा जाता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। वो वर्ण कौन कौन से, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। धर्मसूत्र जहाँ इनके कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। नोट में कुछ देखेंगे कि प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। अब देखते हैं मित्रों सामवेद के बारे में। तो गाए जा सकने वाले ऋचाओं का संकलन इसमें किया गया है। भारतीय संगीत का जो जनक है मित्रों वो सामवेद ही है। सामवेद का जो पाठ करता है उसे अधरात्रु कहते हैं। अब देखते हैं यजुर्वेद के बारे में। तो यजुर्वेद में वैदिक कर्मकांड के नियमों का संकलन किया गया है। इसके पाठकर्ता को अधर्यु कहा जाता है। एकमात्र वेद है जो गद एवं पद दोनों में लिखा गया है। तो ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं कि कौन सा वेद है जो गद और पद दोनों में लिखे गए हैं, तो यजुर्वेद है।
अब देखते हैं अथर्ववेद के बारे में। तो सबसे आखिरी में जो रचित वेद है वो अथर्ववेद है, अर्थात सबसे पहले जो रचना हुई थी वो ऋग्वेद की, उसके बाद सामवेद, उसके बाद यजुर्वेद और उसके बाद अथर्ववेद की रचना हुई थी। अथर्ववेद के जो रचयिता हैं वो अथर्वा ऋषि हैं। अब आइए देखते हैं अथर्ववेद के जानकारियों के बारे में। तो अथर्ववेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना और विवाह का उल्लेख किया गया है। इसमें समान मनुष्यों के विचार, विश्वास और अंधविश्वास का उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद में ही सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। कन्याओं की जन्म की निंदा की गई है अथर्ववेद में। अब देखते हैं वेदांग या सूत्र साहित्य के बारे में। तो वेदांगों की रचना वेदों को समझने के लिए किया गया। कुल वेदांगों की संख्या पूछी जाए तो 6 हैं। पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है व्याकरण, चौथा है निरुक्त, पांचवा है छंद और छठा है ज्योतिष। जो व्याकरण हम पढ़ते हैं मित्रों वो व्याकरण वेदांग से ही शुरू हुआ है। निरुक्त से शब्दों की उत्पत्ति की गई है। अब देखते हैं मित्रों पुराण के बारे में। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण हमें पुराण में ही मिलता है। पुराण के जो रचयिता हैं वो लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्र शार्वा हैं। तो ये मित्रों ध्यान में रखेंगे, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि पुराणों के रचयिता कौन है। तो लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्र शार्वा हैं। अधिकांश जो पुराण है मित्रों वो संस्कृत श्लोक में रचित हैं। पुराणों का जो पाठ करता है उसे पुजारी कहते हैं। स्त्री और शूद्र को इनके पाठन की अनुमति नहीं थी, हालांकि वे उन्हें सुन सकते थे। पुराणों की संख्या 18 होती है मित्रों। कुछ प्रमुख पुराणों के बारे में देखते हैं। पहला है मत्स्य पुराण। यह मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण माना जाता है। मत्स्य पुराण से आंध्र और सतवाहन राजाओं की वंशावलियों का उल्लेख मिलता है। विष्णु पुराण से मौर्य वंश, वायु पुराण से गुप्त वंश, ब्राह्मण पुराण से पुरु वंश अर्थात महापुराण, भगवत पुराण से श्री कृष्ण भक्ति के राजाओं की वंशावलियों का उल्लेख मिलता है। अब देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ और कर्म कांडों के विधान का उल्लेख किया गया है। प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ देखते हैं। तो ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ और कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जबकि शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ हैं। सामवेद के पंचविश तांडव ब्राह्मण ग्रंथ या षड्विश ब्राह्मण ग्रंथ, सामविधान ब्राह्मण ग्रंथ, वंश ब्राह्मण ग्रंथ, मंत्र ब्राह्मण ग्रंथ, जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जबकि अथर्ववेद के गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अब देखते हैं बौद्ध साहित्य के बारे में। तो बौद्ध साहित्य में पहला है जातक कथाएं। जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों का वर्णन किया गया है। त्रिपिटक अर्थात 3 पिटक कौन कौन से हैं? तो विनय पिटक, सुक्त पिटक और अभिधम पिटक हैं। त्रिपिटक की जो भाषा है मित्रों वो पाली भाषा है। हीनयान का जो प्रमुख ग्रंथ है वो कथा वस्तु है। इसी कथा वस्तु में महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र वर्णन है। अब देखते हैं मित्रों जैन साहित्य के बारे में। तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। प्रमुख साहित्यों के बारे में देखते हैं। तो पहला है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में स्वामी महावीर के जीवन कृत्य का वर्णन मिलता है, जबकि कल्प सूत्र में जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास मिलता है। अब आइए देखते हैं मित्रों ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में। तो ऐतिहासिक ग्रंथ में सबसे पहला देखते हैं अर्थशास्त्र के बारे में। तो अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं वो चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य हैं। तो कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है मित्रों कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं, चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य हैं। अर्थशास्त्र का जो विषय है मित्रों इसमें मौर्यकालीन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन मिलता है। अर्थशास्त्र को 15 अधिकरण और 180 प्रकरणों में बांटा गया है। अर्थशास्त्र की जो भाषा है वो संस्कृत है। अब देखते हैं राजतरंगिणी के बारे में। तो राजतरंगिणी के जो लेखक हैं वो कल्हण हैं। इसकी जो भाषा है वो संस्कृत है, अर्थात राजतरंगिणी संस्कृत भाषा में लिखी गई है। राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास मिलता है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का जो प्रथम प्रयास किया गया है वो राजतरंगिणी में ही किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं चचनामा के बारे में। तो चचनामा के जो लेखक हैं मित्रों वो अली अहमद हैं। चचनामा में अरबों की सिंध विजय का वर्णन मिलता है। चचनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो चचनामा फारसी भाषा में लिखी गई है। अगला पॉइंट देखते हैं अष्टाध्यायी के बारे में। तो अष्टाध्यायी के जो लेखक हैं मित्रों वो पाणिनि हैं।
अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। अष्टाध्यायी में जो विषय है मित्रों वो मौर्य पूर्व और मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। अब देखते हैं गार्गी संहिता के बारे में। तो गार्गी संहिता के जो लेखक हैं वो कात्यायन हैं। इसमें विषय है ज्योतिष और भारत पर होने वाले यवन आक्रमण की जानकारी हमें गार्गी संहिता से ही मिलती है। महाभाष्य के बारे में देखते हैं। तो महाभाष्य के जो लेखक हैं वो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित पतंजलि हैं। इसमें जो उल्लेख किया गया है वो शुंगों की जानकारी हमें महाभाष्य से मिलती है। अब देखते हैं यूनानी रोमन लेखकों के बारे में। तो प्रमुख जो लेखक हैं वो टेसियस, हेरोडोटस, मेगास्थनीज और डाइमेकस हैं। पहले देखते हैं टेसियस के बारे में। तो यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। अगला देखते हैं हेरोडोटस के बारे में। तो हेरोडोटस को मित्रों इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस की जो पुस्तक है उसका नाम हिस्टोरिका है। तो ये ध्यान में रखेंगे मित्रों, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है और हेरोडोटस की जो पुस्तक है उसको क्या कहा जाता है, तो हिस्टोरिका कहा जाता है। अब देखते हैं मित्रों मेगास्थनीज के बारे में। तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। इस इंडिका में मौर्यकालीन व्यवस्था की जानकारी हमें मिलती है। अब देखते हैं मित्रों डाइमेकस के बारे में। तो डाइमेकस सीरिया नरेश अंतोनियकस का राजदूत था। डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। डायनोसिस के बारे में देखते हैं। तो डायनोसिस मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था और यह अशोक के राज दरबार में आया था। टालमी के बारे में देखते हैं। तो दूसरी शताब्दी में इन्होंने भारत का भूगोल नामक पुस्तिका लिखी। प्लिनी की पुस्तक का नाम नेचुरल हिस्ट्री है। इसमें भारतीय वनस्पति और जीवों की जानकारी मिलती है। अब देखते हैं मित्रों चीनी लेखकों के बारे में। तो प्रमुख जो चीनी लेखक हैं वो फाहियान हैं, संयुंगन है और ह्वेन सांग हैं। तो सबसे पहले फाहियान के बारे में देखेंगे। इनके समय जो संबंधित राजा थे वो गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय थे। अर्थात फाहियान किसके समय आए थे भारत, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आए थे। इनकी पुस्तक का नाम फगोजी है। इन्होंने जो जानकारियाँ दी है उन्होंने गुप्तकाल विशेषकर मध्य प्रदेश की समाज और संस्कृति का वर्णन किया है। मध्य प्रदेश की जनता को इन्होंने खुशी और समृद्ध बताया है। अगला देखते हैं मित्रों संयुंगन के बारे में। यह 518 में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। अगला है ह्वेनसांग। तो सबसे पहले प्रश्न यही बनता है कि ह्वेनसांग भारत कब आया था। तो ह्वेनसांग 629 ईस्वी में भारत आया था और ये 629 ईस्वी से 645 ईस्वी के बीच भारत रहा। अगला प्रश्न बनता है कि ह्वेनसांग भारत किसके दरबार में आया था। तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था और इसने ह्वेनसांग के दरबार में 15 वर्षों तक रहा। अगला प्रश्न बनता है कि ह्वेनसांग की पुस्तक का नाम क्या है। तो सियुकी। सियुकी में ही ह्वेनसांग ने हर्षकालीन व्यवस्था का उल्लेख किया है और 138 देशों का विवरण भी किया है। ह्वेनसांग बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और अध्यापन का भी कार्य किया। ह्वेनसांग जब नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन का कार्य कर रहे थे तो उस समय समकालीन जो कुलपति थे वो आचार्य शीलभद्र थे। अब देखते हैं मित्रों इत्सिंग के बारे में। तो 7वीं सदी के अंत में यह भारत आया था। एक यह चीनी यात्री था और अनुवादक था। तो ध्यान में रखेंगे मित्रों कि सबसे पहले फाहियान आया था, उसके बाद संयुंगन, उसके बाद ह्वेनसांग और उसके बाद इत्सिंग भारत आए थे। अब देखते हैं मित्रों अरबी लेखकों के बारे में। तो जो प्रमुख अरबी लेखक थे वो अलबरूनी और इब्न बतूता थे। सबसे पहले अलबरूनी के बारे में देखते हैं। तो अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले अरबी लेखक थे। इनकी पुस्तक का नाम किताबुल हिंद या तहकीक हिंद या भारत की खोज है। इसकी जो भाषा है वो अरबी है और इसमें कुल 80 अध्याय हैं। इन्होंने जो जानकारियाँ दिया है वो धर्म, दर्शन, त्यौहार और खगोल विज्ञान है। समाज और तंत्र मंत्र का उल्लेख किया है इन्होंने। राजपूतकालीन राजनीतिक और सामाजिक स्थितियों के बारे में इन्होंने बताया है। अब आइए देखते हैं मित्रों इब्न बतूता के बारे में। तो सबसे पहला प्रश्न आपका यही बनता है कि इब्न बतूता जब भारत आए थे तो उस समय भारत का शासक कौन था। तो मोहम्मद बिन तुगलक था। अर्थात इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आए थे। अगला प्रश्न बनता है कि इब्न बतूता कहाँ का यात्री था। तो मोरक्को का। अगला प्रश्न बनता है कि इब्न बतूता क्या थे। तो लेखक और खोजी थे। इनकी पुस्तक का नाम रियला है।
जो अरबी भाषा में लिखी गई है। इन्होंने प्रमुख जो जानकारियाँ दी है वह 14वीं सदी की भारतीय परिस्थितियों का वर्णन किया है और दिल्ली सल्तनत की जानकारियाँ देते हैं। विशेष के रूप में देखते हैं तो 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी अर्थात न्यायाधीश बनाया था। तो ये तो मित्रों थे जो प्राचीन इतिहास में पहला अध्याय है उससे संबंधित प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।